जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 11 के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में ज्योग्राफी यानी कि भूगोल को रखा है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के सभी इंपॉर्टेंट सवालों को देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को ट्रिक से करने का प्रयास करेंगे। इसलिए आपका ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। तो आइए सबसे पहले हम लोग आते हैं, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर देख रहे होंगे। सबसे पहले सवाल में देखिए आपसे पूछा गया है कि अधिवास भूगोल एवं जनसंख्या भूगोल का संबंध किससे है। अब देखिए जनसंख्या हो या फिर अधिवास हो, आवास रहने वाला, और जनसंख्या ये सब किससे, इंसानों से रिलेटेड करता है ना। ठीक है, आवास कौन बनाता है, इंसान बनाते हैं। जनसंख्या किससे रिलेटेड है, इंसानों से। तो इंसान को क्या बोलते हैं, मानव बोलते हैं। तो हम लोग मानव भूगोल, यानी इस तरह से आप ट्रिक से याद करोगे, अगर भूल भी गए तो आपको याद आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान से देखिए, कह रहा है आपसे कि प्रारंभिक वायुमंडल में किन तत्वों की अधिकता थी। यानी कि जब प्रारंभ में वायुमंडल बना था तो उस समय कौन से ऐसे तत्व थे जिनकी मात्रा अधिक अधिक थी। तो हाइड्रोजन और हीलियम, है ना। हाइड्रोजन और हीलियम की जो मात्रा थी उस समय क्या थी, अधिक थी। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। गुटेनबर्ग अशांत तत्व किन दो परतों की सीमा को कहते हैं। अब ये जो कहते हैं ये मेंटल और क्रोड को कहते हैं। किसको कहते हैं, मेंटल और क्रोड को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मेंटल से क्या हम बोलते हैं ना, ये मेंटल मेंटल है, मेंटल बोलते हैं पागलपन वाला जो बोलते हैं। तो वो क्या होता है, मेंटल किस्म के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, अशांत तत्व होते हैं, यानी अशांत होते हैं, उसमें शांति नहीं होती है, इधर उधर कुछ ना कुछ पागलपन करते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे। कह रहा है कि महासागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका सिद्धांत क्या था, हैरी, किसने किया था, हैरी हेस ने। किसने किया था, हैरी हेस ने। महासागरीय अधस्थल विस्तार का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, हैरी हेस ने। ठीक है, अब देखो महासागर में, अब यहाँ पे ट्रिक लगा रहे हैं। महासागर है, कोई महासागर है, महासागर में आप क्या खोज रहे हो, स्थल खोज रहे हो भाई, आप वहाँ पे एक जगह खोज रहे हो। ठीक है, जमीन का टुकड़ा खोज रहे हो। तो भाई हेरा जाओगे खोजते खोजते, लेकिन महासागर में हेरा जाओगे, लेकिन महासागर में आपको स्थल मिलने वाला नहीं है। महासागर में आपको स्थल मिलने वाला नहीं है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप पवन के अपरदनात्मक शक्ति द्वारा निर्मित नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बालू का स्तूप। क्या हो जाएगा, बालू का स्तूप हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अपरदनात्मक शक्ति द्वारा निर्मित नहीं होता है। ठीक है ना, आप देखिए कोई भी बालू जो होता है ना, बालूका से बालू याद रखिए। ठीक है, अब बालू का कुछ भी आप रूप दे सकोगे, नहीं दे सकोगे। बालू का आप, हम आपको सिर्फ इतना बोलेंगे ना, बालू को आप एक मीनार बना के दिखाओ, आप बालू को खड़ा करोगे फिर ससर के नीचे गिर जाएगा। तो बालू का आप उसको रूप निर्मित नहीं होता है। ठीक है, कोई भी रूप उसको आप नहीं दे सकते हो, इस तरह से याद कर लीजिएगा। सुनामी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। सुनामी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये जापान से हुई है। कहाँ से हुई है, ये जापान से हुई। काफ़ी अच्छा सवाल है कि सुनामी, ठीक है, सुनामी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, जापान से हुई है। क्वेश्चन नंबर आता है 7 पे। कह रहा है कि निम्न में से किस ज्वालामुखी के प्रकार से सर्वाधिक तरल लावा प्रवाहित होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। तो ये हो जाएगा आपका बेसाल्ट प्रवाह से। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो क्लियर है, प्रवाहित और प्रवाह दोनों मिला लीजिएगा, ट्रिक से याद हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहा जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार आप लोगों ने किया, लू कहते हैं। इसका तो कोई ट्रिक की आवश्यकता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। हिमालय किस सागर के अवसादों से निर्मित है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। हिमालय जो है किससे निर्मित है, टेथिस सागर से। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। निम्न में से कौन सा हिमनद द्वारा निर्मित निक्षेपित स्थल रूप है। अब हिमनद के द्वारा निर्मित निक्षेपित स्थल रूप किसको बोलते हैं, तो एस्कर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, एस्कर को बोलते हैं। अब देखिए हिम, हिम मतलब क्या होता है ना, बर्फ। बर्फ के द्वारा कोई भी चीज़ स्थल को आप निर्मित करोगे ना तो वो सरकेगा, चिकनाहट होता है ना बर्फ में, तो सकर, सकर से सरकना, ये याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए कह रहे हैं कि ज्वारीय परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना याद रखिएगा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया है। तो ज्वारीय परिकल्पना को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जेम्स और जेफरीज ने। ठीक है, सिंपल सी बात है, ज से ज्वारीय, ज से जेम्स, ज से ज्वारीय, ज से जेफरीज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जेम्स एंड जेफरीज। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है आपसे कि भौमिक प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित कर सकते हैं।
ठीक है। देखिए सीधी सी बात बोल रहा है, आपदा होना चाहिए यानी कि एक मुसीबत होनी चाहिए, लेकिन ये किससे रिलेटेड होना चाहिए? भौमिक से यानी भूमि से, और प्राकृतिक, है ना, प्राकृतिक से द्वारा होना चाहिए, इंसानों के द्वारा नहीं। तो किसको? भूस्खलन। भूस्खलन किससे? भूमि से रिलेटेड होता है। मिट्टी का मतलब अचानक से धस जाना, ये सब होता है। ठीक है। चक्रवात में क्या होता है? आंधी तूफान चलता है, इसको मिट्टी से कोई लेना देना नहीं है। बर्ड फ्लू तो इन्फेक्शन होता है, उसको मिट्टी से कोई लेना देना नहीं। सुनामी पानी में आता है। आप भूस्खलन यहाँ पे ऑप्शन सी इसका आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया था? बहुत ही अच्छा सवाल है। आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया 2005 में। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जो डेट्स होते हैं ना उसको आप रट लो, क्योंकि अगर आप रटोगे नहीं तो फिर कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे। भारत का प्रथम जीव मंडल निश्चय कौन सा है? भारत का प्रथम जीव मंडल निश्चय का नाम आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका नीलगिरी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, नीलगिरी। अगर आप इसको ट्रिक से याद करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, जैसे कि भारत का प्रथम जीव मंडल, कोई जीव है जो नीचे में, नीचे क्या होता है? कोई भी जीव नीचे गिरा या गिरी, इस तरह से याद कर सकते हो, नीलगिरी। ठीक है, इस तरह से याद रखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 15 पे। कह रहा है कि चंदन किस प्रकार का के वन में पाए जाते हैं? अब ये जो चंदन है वो किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं आपको बताना, तो ये हो जाएगा पर्णपाती वन में। चंदन जो होता है वो किस प्रकार के वन में पाया जाएगा? तो पर्णपाती वन में। कहाँ पाया जाएगा? पर्णपाती वन में पाया जाएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रिक लगा सकते हो कि चंदन का जो वृक्ष होता है ना, आपने सुना होगा चंदन के वृक्ष की रक्षा कौन करता है? बहुत मतलब कि जहरीले जहरीले जो सांप वगैरह होते हैं ना, स्नैक होते हैं, वो उनकी रक्षा करता है। मतलब चंदन का वृक्ष जो होता है ना, वहाँ पे आपको बहुत मतलब कि घातक घातक जो है विषैले विषैले स्नैक आपको देखने को मिलेगा। तो स्नैक जो है उसकी रक्षा करते हैं। कैसे करते हैं? अपने फन से करते हैं, अपने फन से पर्न, फन पर्न, याद रखिएगा, पर्णपाती वन, याद रखिएगा। ये सब स्टोरीज आपका दिमाग में बैठ जाएगा ना, तो फिर आप भूलोगे नहीं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में चेरापूंजी और मासिन राम स्थित है? तो कौन सी पहाड़ियों में चेरापूंजी और मासिन राम है? तो खांसी में। ठीक है। अब देखिए किन पहाड़ियों में चेरापूंजी और मासिन राम है? तो वो खांसी पहाड़ी में है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, निम्न में से कहाँ महाद्वीपीयता अनुभव की जाती है? महाद्वीपीयता को कहाँ पे अनुभव किया जाता है? तो हरियाणा में। ठीक है। देखिए कोई भी चीज़ को, महाद्वीप को अनुभव करना है, किसी भी चीज़ को आप अगर अनुभव करना चाहोगे, कोई ये महाद्वीप है अगर उसको आप अनुभव करना चाहते हो तो वहाँ पे हरियाली होना चाहिए। ठीक है, तभी आप उसको अनुभव कर पाओगे। प्रदूषण वाले जगह को, भीड़ भाड़ वाले जगह को आप कहाँ से अनुभव कर पाओगे? ठीक है, तो हरियाली होना चाहिए, हरियाली से हरियाणा आपको याद रहेगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे कह रहा है आपसे कि इनमें से कौन सा कथन प्रायद्वीपीय नदी के बारे में सही है? तो कौन सा कथन जो है प्रायद्वीपीय नदी के बारे में सही है आपको बतानी है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। प्रायद्वीपीय नदी एक सुनिश्चित मार्ग पे चलती है। इन नदियों के प्रवाह मानसून के बारिश पर निर्भर करता है। ये नदियाँ बारहमासी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे कि गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो गांधी सागर बांध जो बनाया गया है वो किस नदी पर बनाया गया है आपको बतानी है। चंबल नदी, कोसी नदी, महानदी या फिर गोदावरी? तो ये बनाया गया आपका चंबल नदी पर। किसको बनाया गया है? गांधी सागर बांध को बनाया गया। ठीक है, यहाँ पर एक कहानी हम आपको सुनाएंगे जिससे आपको याद हो जाएगा ट्रिक से, कि गांधी जी जो है सागर पर गए बांध बनाने के लिए। तो गांधी जी को आपने देखा होगा वो कपड़े नहीं पहनते थे। कपड़े पहनते थे? नहीं पहनते थे। ठीक है, तो कपड़े नहीं पहनते थे तो उनको ठंड लगने लगी, तो लोगों ने उसको दिया कंबल, लीजिए कंबल ओढ़ लीजिए वरना आपको ठंड लग जाएगी। कंबल से चंबल याद आ जाएगा, चंबल नदी आपको। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग, भारत में कोयला उत्पन्न करने वाली संरचना कौन सा है? तो भारत में कोयला उत्पन्न करने वाली जो संरचना है वो है धारवाड़। कौन हो जाएगा? धारवाड़। भारत में कोयला उत्पन्न करने वाली संरचना क्या? धारवाड़। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए धार, धार कोई भी चीज़ में अगर आप धार को बनाते हो ना, तेज करते हो, आप देखोगे लोहार को, तो वो कोयले का एक आग जलाता है और उसमें क्या करता है, उसको गर्म करता है, उसके बाद उसको पीट पीट कर उसमें धार करता है। ठीक है, तो धारवाड़। ठीक है, कोयले से क्या धार उत्पन्न हो जाएगा? धार। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि महाराष्ट्र पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र के जो पश्चिमी घाट है उसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र का जो पश्चिमी घाट है उसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे, हिमालय निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अब ये जो हिमालय है ये किसका उदाहरण है? तो नवीन वलित पर्वतमाला का उदाहरण है। ठीक है, हिमालय क्या होता है? नवीन वलित पर्वतमाला का उदाहरण है। इसकी एक स्टोरी सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा कि हिमालय में आप, हिमालय का नाम में देखते हो हिम, हिम मतलब होता है बर्फ़। जब कभी भी आप हिमालय पे जाओगे ना तो वहाँ पर आप कभी भी गंदगी नहीं देखोगे, क्योंकि वहाँ पे जो है ना नया नया बर्फ़ उसके ऊपर गिरता रहता है, नया नया बर्फ़ जमते रहता है। तो वहाँ पे कभी भी बर्फ़ में गंदगी नहीं होगा। आप लोग देखते हो कि लोग बर्फ़ से खेल रहे हैं, बर्फ़ को खा जा रहे हैं, तो आप सोचते हो कि वहाँ पे गंदगी क्यों नहीं है बर्फ़ में? क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ जमते रह रहा है, नया नया बर्फ़ जमते रह रहा है। ठीक है, तो नवीन
वलित पर्वतमाला, ठीक है, याद रखिएगा। पाक जलडमरू मध्य किनके बीच स्थित है, आपको बतानी। तो पाक जलडमरू मध्य जो स्थित है वो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। काफ़ी फेमस सवाल है, इसको ध्यान में रखना है आप सभी को। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ये जो स्थित है पश्चिमी घाट में है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है, तो पश्चिमी घाट में है, ध्यान में रखना है। तरंगों में जल की गति होती है, आप कोई भी तरंग होता है उसमें जो जल की गति आपको बताना है वो कैसा होता है। तो तरंग में जल की गति जो होगा वो गोलाकार होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सागरीय जल की औसत लवणता कितनी होती है, तो सागरीय जल की जो औसत लवणता होती है वो होती है आपका ये हो जाएगा आपका 35 पीपीटी, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 27 पे। कह रहा है कि उच्चतम लवणता वाला वान झील किस देश में स्थित है, तो उच्चतम लवणता वाला वान झील जो है वो तुर्की में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पे। कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल की उद्घोषणा कब की गई थी, तो क्योटो प्रोटोकॉल की जो उद्घोषणा की गई थी ये की गई थी 1997 में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आता है 29 पे। कह रहा है निम्न में से कहाँ सबसे लंबा दिन और रात होता है, तो कहाँ पर सबसे लंबा दिन और रात होगा, तो ये हो जाएगा ध्रुव पे। कहाँ पे होगा, ध्रुव पे जो है सबसे लंबा दिन और रात होगा। संतृप्त वायु किस दिशा में संतृप्त नहीं रहेगी, संतृप्त वायु किस दिशा में संतृप्त नहीं रहेगी, तो तापमान के बढ़ने पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पक्षाप बादल की ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी होती है, तो पक्षाप बादल की जो ऊंचाई जो है औसतन कितनी होगी ये आपको बतानी है। तो ये हो जाएगा 8000 से 12000 मीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 पे। कह रहा है कि समदाब रेखाएं यदि दूर दूर हों तो वैसे क्षेत्र में दाब प्रवणता कैसी होती है, तो वैसे क्षेत्र में जो दाब प्रवणता होगी वो हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे। सामान्यतः ऊंचाई के साथ तापमान घट जाता है, इसे क्या कहते हैं, सामान्यतः ऊंचाई के साथ जो तापमान घटता है इसको कहते हैं हम लोग सामान्य ह्रास दर, है ना, घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ह्रास बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है किस तिथि को सूर्य का मकर रेखा पर लंबवत होता है, तो कौन सी तिथि को होगा भाई, तो ये हो जाएगा 22 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 35 में। पवन चलने का निम्न में से क्या कारण है, आप जो पवन चलती है उसका कारण आपको बताना है वायु दाब में भिन्नता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि भूमिगत जल द्वारा चूना पत्थर प्रदेश में निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप कौन सा है, सही जवाब हो जाएगा स्टेलेक्टाइट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे चूना पत्थर जो बोला है ना इसी से बनता है क्या, स्लेट बनता है, ठीक है। तो इसको स्लेट आप देखोगे, स्लेट वर्ड इससे मिलता जुलता है, तो इससे आपको यहाँ पे ध्यान रहेगा। मालवा अवधाव को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है, ये सब सवाल मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में आएगा, पता नहीं कैसे मॉडल सेट में ये सब सवाल आपका सेट किया है। तीव्र प्रवाही वृहद संचालन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। भौतिक अपक्षय के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है, तो भौतिक अपक्षय के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो हो जाएगा आपका तापमान, तापमान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आया है पृथ्वी का सबसे बड़ा मुख्य प्लेट निम्न में से कौन होगा, तो पृथ्वी का सबसे बड़ा जो मुख्य प्लेट होगा वो हो जाएगा यूरेशियन प्लेट, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो कि इसको ना यूरेशियन से एशिया, एशियन, यूरेशियन से एशियन याद रखिएगा। तो हम लोग किसमें रहते हैं, एशिया में, एशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। भूकंप अभिकेंद्र 105 डिग्री से 145 डिग्री तक के किस भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र विस्तृत होगा, ये आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पी और एस तरंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने आपका 40 क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस करवाया, जिससे इसका आंसर की तो आप लोग के पास पहले से था, लेकिन आपने वीडियोस के माध्यम से देख करके आपने कितना क्वेश्चन को सही किया वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ इतना वीडियो देख करके आपका काम नहीं होने वाला है, इसके अलावा भी आपको ज्योग्राफी के बहुत सारे वीडियोस देखना होगा। मैं आप लोगों के लिए 20 डेज टारगेट का सीरीज लेकर आया हूँ, उसको जरूर देखिए जा करके। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, थैंक यू।